स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 75 नंबर की वर्कशीट। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 20 तारीख की है। ठीक है, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है बेटा, जिसमें हमारी रिवीजन चल रही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर की। ठीक है, तो आज हम इसमें कौन सी अभिक्रिया करेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया की रिवीजन करेंगे और साथ में उपचयन और अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं, ये जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 1-2 नंबर में भी कैसे भी आ जाता है। तो देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? तो द्वि मतलब से ही समझ आ रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा होगा। ठीक है, 2 का विस्थापन। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो 2 यौगिक होते हैं। देखो, एक यौगिक ये है, एक यौगिक ये है। इन दोनों यौगिक के जो आयन होंगे, ये टूट जाएगा और ये टूट जाएगी। इसके जो आयन होंगे, इनमें एक दूसरे के साथ विस्थापन होगा। देखो, ये जो सोडियम का आयन है, ये क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, क्लोरीन आयन के, और जो सल्फेट आयन है वो बैरियम के, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाएगा और नए जो है हमें यौगिक मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, बैरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलय अक्षेप का निर्माण होता है। जब हमारा क्या होता है, सोडियम सल्फेट जो है बैरियम क्लोराइड के साथ मिक्स होता है, इसके साथ अभिक्रिया होती है, तो हमें क्या मिलता है? बैरियम सल्फेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसमें जो बैरियम क्लोराइड सल्फेट होता है, ये सफ़ेद अविलय अक्षेप का निर्माण करता है। अब ये क्या होता है बेटा? जैसे अब तुम ये देख लो बेटा कि एक तरीके से जो ऐसे समझो, जो ये अवक्षेप होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है? जब कोई सॉलिड पदार्थ होता है वो लिक्विड से अलग हो जाता है। जब 2 चीज़ें मिक्स होती हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल अलग हो जाए और लिक्विड पार्टिकल अलग हो जाए। जैसे कि अब दूध होता है बेटा, दूध में क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है और जो नीचे की लस्सी है वो अलग रह जाती है। तो इसमें प्रेसिपिटेट हो गया ये। ठीक है, तो जो ये होता है, इसमें भी ऐसे ही बनता है। ये जो बैरियम सल्फेट है, इसमें लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है और सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, और ये किस तरीके के कलर का होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें बैरियम सल्फेट जो है वो क्या, सफ़ेद अविलय, ठीक है, जो घुलनशील नहीं रहते। फिर जैसे मक्खन को तुम लस्सी में कितना ही डाल लो, वो घुल नहीं सकता, एक बार निकल गया तो इसी तरीके से ये अवक्षेपण अभिक्रिया बन जाती है, क्योंकि इसमें जो बैरियम सल्फेट है वो अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, या अविलय हो जाता है, सफ़ेद जो प्रेसिपिटेट इसमें बनता है। ओके, याद रखोगे, ये वाली जो अभिक्रिया है वे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें से ये वाला इसके साथ मर्ज हुआ है क्लोरीन के, और जो सल्फेट है वो बैरियम के साथ। ठीक है, तो 2 बार विस्थापन हुआ है इसमें आयनों का एक दूसरे के साथ। अब बात करते हैं बेटा, उपचयन एवं अपचयन क्या होता है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखो, ध्यान से समझना है, बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं बेटा इसमें, लेकिन आपको एक चीज़ दिमाग में रख के चलना है, तो दूसरी अपने आप ही समझ आ जाएगी। देखो, उपचयन क्या होता है? एक अभिकर्मक, अभिकर्मक क्या होते हैं? इधर वाले अभिकर्मक में ऑक्सीजन की वृद्धि होना। मान लो इधर कोई अभिकर्मक है, उसमें इधर जाने पर ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक है, या फिर इधर जो हाइड्रोजन है उसमें से ऑक्सीजन हट जाती है। तो आप ये हाइड्रोजन को मत याद करो, बस ये याद करो पहले कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो उस वाले पदार्थ अभिकर्मक का क्या होता है? उपचयन होता है। ठीक है, अपचयन क्या होता है? एक अभिकर्मक, मान लो इधर एक और अभिकर्मक है, उसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की वृद्धि। इसमें तो क्या हो रहा था? ऑक्सीजन की वृद्धि। दूसरे वाले में अगर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसमें क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, आपको सिर्फ एक याद करना है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि। उसका उल्टा फिर अपने आप ही कर लेना। देखो, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, यानी कि कमी हो रही है, और जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है उसमें ऑक्सीजन का अपने आप ही ह्रास हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको एक ही चीज़ याद करनी, दोनों करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। क्या याद करोगे आप? ये याद करो, उपचयन में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ठीक है, इसको भूल जाओ, एक साथ याद करोगे तो कन्फ्यूज होगे, ये अपने आप आ जाएगा। पहले इन दोनों को याद करो, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, अब आपसे ह्रास के बारे में पूछेंगे तो क्या कहोगे? इसका उल्टा। ठीक है, जिसकी वृद्धि हो रही है उसके अपोजिट का ह्रास हो रहा होता है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि है तो यहाँ हाइड्रोजन की कमी हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि है तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी। पहले ये याद करो, ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही हो रहे होते हैं उस अभिक्रिया को कहते हैं हम रेडॉक्स। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बेटा रेडॉक्स का रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक अभिक्रिया में होते हैं, उस अभिक्रिया को बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर कॉपर है और हाइड्रोजन है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की, तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ कमी हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ ऑक्सीजन की कमी किस में होगी, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन की कमी किस में हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है अपचयन अभिक्रिया में, तो जो कॉपर ऑक्साइड है उसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है बेटा देखो इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होती है, उपचयन में। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होती है, उपचयन में होती है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास, ऐसे भी याद कर सकते हो। आपका तरीका है, 4 तरीकों से याद कर सकते हो। वृद्धि याद कर लो, या ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, या हाइड्रोजन की ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि। 4 तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। अब उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, या फिर उपचयन में ऐसे याद करो, हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, और अपचयन में हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसे कोई से भी तरीके से याद कर सकते हो। तो अब इस वाले फॉर्मूले में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी किस में हो रही है, अपचयन में, तो ऐसे लिख दोगे। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। फिर हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि ऑक्सीजन की हो रही है किस में, उपचयन, तो यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है किस में, H2O में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा 2 कथन दिए जाते हैं, तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। एक अभिकथन में ए है और एक अन्य कारण होता है, मतलब आपको एक कथन दिया जाता है, फिर उसका कारण बताया जाता है कि इस कथन में ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है, तो एक को तो ए बोलते हैं और दूसरे को आर। ठीक है, असर्शन होता है, एक रीज़न होता है इंग्लिश में, इसलिए ए और आर नाम पड़ा। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन ABCD में से हमें करना होता है। ठीक है, आपको अभिकथन दे देंगे ये है, रीज़न दे देंगे मान लो ये, और बोलेंगे अब इनमें से बताओ कौन से सत्य है और कौन से झूठ। तो अगर देखो दोनों सही होते हैं तो हम क्या कहेंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। देखो दोनों सत्य हैं तो मतलब क्या होगा, जो रीजन बताया वो ए का सही बताया गया है। ठीक है, फिर अगर ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर कथन सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, ऐसे मानो आपको ये बोले कि वर्षा हो, मतलब कि क्या कहते हैं बेटा, कि जून में क्या होती है, बारिश होती है, तो होती है। ठीक है, अब ये कह दें कि आपको रीजन दे दें कि बारिश क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हुम्मस हो जाती है, इस वजह से बारिश होती है। ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है इसका। और दूसरा रीजन दे दे कि पेड़ पौधे होते हैं इस वजह से बारिश होती है, तो ये सही बात तो है कि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो बारिश होगी, लेकिन जून में बारिश होने का कारण पेड़ पौधे होना नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे तो पूरे साल रहते हैं। तो समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पर दोनों कथन सत्य तो हैं पर ये वाला इसका रीजन नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ कहते कि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो जाती है इस वजह से होता है, तो ये तो इसका कारण बन जाएगा। तो यानी कि इस वाले में क्या कहेंगे, जब हुम्मस बोलेंगे तो ए जो है सही है और आर भी सही है उसका रीजन, और ये रीजन इसी का ही है, तो ये दोनों सत्य हैं। ये वाली पहली वाली व्याख्या हो गई। दूसरे में पेड़ पौधों के कारण बारिश हो रही है, तो वो तो पूरे साल रहते हैं, तो जून में ही क्यों हो रही है, तो इसमें ए भी सही है और आर भी सही है, बट ये रीजन ए के लिए नहीं है, तो उसमें हम दूसरे वाला पार्ट चुनेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। फिर ए सत्य है किंतु आर असत्य, यानी कि आपको कथन बोल दे कि जून में वर्षा होती है, फिर आपको रीजन दे दे क्योंकि जून में क्या होती है, सर्दी होती है, तो रीजन गलत है, इसलिए वर्षा थोड़ी होती है क्योंकि सर्दी होती है जून में तो गर्मी होती है, तो रीजन क्या हो गया, गलत दे दिया। लेकिन आर सत्य है कि भाई बारिश तो होती है, लेकिन अगर कह दें जून में गर्मी, मतलब जून में गर्मी नहीं होती, और क्या नाम है, रीजन दे दे क्यों गर्मी नहीं होती, क्योंकि क्या है, जून में सर्दी होती है इसलिए गर्मी नहीं होती, तो ना तो जून में सर्दी होती है ना गर्मी, तो दोनों ही गलत है, तो ए भी असत्य है। नहीं सॉरी बेटा, देखो आर में क्या कहते हैं, जून में क्या होती है, सर्दी होती है,
फिर यहाँ पर रीजन दे दे क्यों, क्योंकि जून में हुम्मस होती है, ठीक है, घाम होता है बहुत ज़्यादा, तो जून में घाम तो होता है, ठीक है। तो आर तो सत्य है, लेकिन सर्दी नहीं होती इस हुम्मस के कारण, ये असत्य हो गया, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो इसको आप बेटा पीछे रिवाइंड करके दोबारा से सुन लेना, ताकि अच्छे से समझ आ जाए मीनिंग क्या समझाना चाह रही हूँ। उदाहरण से समझो। अभिकथन देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं, इधर वाले, और ये क्या होते हैं, उत्पाद, एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित, यानी कि एक का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। तो ये कथन सत्य है। फिर कारण क्या है इसका, कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, तो हाँ हमने पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों कारण होते हैं, तो ये भी सत्य है। तो अब देखो ए भी सत्य है और ये भी सत्य है दोनों कथन सत्य। और अब एक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन होता है, एक अभिकारक का उपचयन हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण हो रहा है, उसमें दोनों हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो ये इसका कारण है। तो इसमें कौन सा वाला पार्ट चुनोगे आप, ए वाला, ठीक है। तो इस वाले में क्या चुनोगे कि ए और आर, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, और आर जो है वो ए की व्याख्या भी है, ठीक है। आर जो व्याख्या करी है वो इसको जस्टिफाई करती है। दूसरे में देखो, दहन एक उपचयन अभिक्रिया है, दहन क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन से जैसे कि जलता है, कोई कार्बन होता है उस पदार्थ में, और ये उसके साथ मिक्स होकर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो गया, उपचयन। तो ये उपचयन अभिक्रिया होती है, दहन, दहन में जलाया तो जाता है। फिर कारण क्या है, दहन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये कथन सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं, और ये इसका कारण भी है। क्यों होता है उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो इसके लिए भी पहला ही आंसर होगा, ठीक है। अब हम करते हैं अभ्यास। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, उन अभिकारकों को पहचानिए जो उपचयित और अपचयित हो रहे हैं, अभिकारकों को पहचानना है। तो देखो पहले वाली में क्या है, CuO, तो यहाँ से देखो बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि क्या होती है, ऑक्सीजन में अगर वृद्धि हो तो क्या होता है, उसका अपचयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होएगा बेटा, ये H2O आएगा, ये लिखा नहीं है, इसको लिख लेना आप। तो देखो यहाँ पर क्या कहोगे, CuO का क्या हो रहा है, अपचयन, देखो दोबारा लिखती हूँ मैं, CuO अपचयित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर H2 जो है, H2 क्या हो रहा है बेटा, उपचयित हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे ओ लगा लेना, उपचयित हो रहा है, ठीक है। तो H2 अभिकारक उपचयित हो रहा है और CuO अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ऐसे ही ZNO में देखो, इसमें कम हो रहा है, फिर से ZNO का क्या हो रहा है, ZNO में कमी हो रही है, तो ये अपचयित हो रहा है। और यहाँ पर कार्बन जो है उसमें वृद्धि हो रही है, तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है, ऐसे लिखोगे, ओके। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो वह लाल हो जाता है, सफ़ेद अवक्षेप बनता है, पीला अवक्षेप बनता है या रंगीन। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था सफ़ेद अवक्षेप बनता है, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। चाहे तो आप इसमें रिएक्शन भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें टिक मार्क लगाना है। थर्ड है, जब पोटेशियम आयोडाइड को विलयन को लेड नाइट्रेट, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट में, ठीक है, लेड नाइट्रेट में के साथ विलयन बनाया जाता है तो अवक्षेप बनता है उसमें। तो एक अवक्षेप बनता है, पहले इससे देखो रिएक्शन से क्या क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये जो है ये अवक्षेपित होता है, ठीक है, और ये पीले रंग का होता है, ओके। तो यहाँ पर देखो अवक्षेपित यौगिक कौन सा है बेटा, लेड आयोडाइड, हिंदी में लिखोगे इसको लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड इसका नाम है हिंदी में, और वैसे ये है। और अवक्षेपन का रंग कैसा है, पीला,
ठीक है, तो दूसरे का आंसर ये और पहले का ये है। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में इसमें और इस अभिकारक में ये हमें उत्पाद मिले तो अपचयित कौन सा होया और उपचयित पदार्थ का नाम बताओ। तो देखो अब हमें अभिकारक नहीं बोले, पदार्थों के नाम बताने। तो देखो यहाँ पर कौन सा पदार्थ उपचयित होता हुआ है और कौन सा अपचयित हुआ है। तो देखो यहाँ पर MnO3 में कौन सा उपचयित होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये क्या हुआ है, कमी वाला अपचयित हुआ है। तो पहले में लिखेंगे हम उपचयित। उपचयित कौन सा हुआ होगा, एल्यूमिनियम में देखो क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, तो ये उपचयित हुआ है। तो क्या हुआ है, एल्यूमिनियम हमारा उपचयित हुआ है। दूसरा अपचयित कौन हुआ है, अपचयित हुआ है मैग्नीज, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीज। ठीक है, MnO2 इसका उपचयन हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैग्नीज लिख दोगे खाली। ठीक है, इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, अपचयित हुआ है, चाहे तो इसको Mn आप कंप्लीट लिखो, MnO2 का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, आप ये लिख लेना। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। थोड़ा समझने वाली है, ध्यान से समझना है, फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।